गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राखी गढ़ी, यानी कि जो हरियाणा में अवशेष जो पाए गए हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो शुरू करते हैं क्लास आज की स्टूडेंट्स राखी गढ़ी के विषय में। हिसार एशिया का सबसे बड़ा टीला है। एशिया का सबसे बड़ा टीला कहाँ पर है? हिसार में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में। राखी गढ़ी भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा काल का स्थल है। दो क्वेश्चन आते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा टीला कहाँ है? हिसार में। और राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में। और राखी गढ़ी भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा काल का स्थल है। और पहला कौन सा है? फिर दूसरा तो पहला है धोलावीरा। और धोलावीरा का जो उत्खनन है वो 1963 से 69 में डॉक्टर सूरजभान और 1997 से 99 अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। यानी कि जो पहला स्थल था उसका नाम है धोलावीरा और उसका उत्खनन 1963 से 69 में डॉक्टर सूरजभान और 1997 से 99 अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग नदी जो द्विजति के किनारे पर बना हुआ है। राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो नगर है वो राखी गढ़ी की बहन भी कही जाती है, यानी कि राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? विश्व विरासत कोष में अगर हम बात करते हैं तो मई 2012 में एक रिपोर्ट सौंपी गई। उस रिपोर्ट के अंदर एशिया के जो विरासत स्थल में राखी गढ़ी स्थल भी क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। यानी कि विश्व विरासत कोष मई 2012 में जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें राखी गढ़ी स्थल को भी शामिल किया गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी में तकरीबन 5000 वर्ष पुराने कई वस्तुएं बरामद की हैं। जो खुदाई करने वाले हैं, जो सर्वेक्षण विभाग है, उन्होंने राखी गढ़ी से तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं बरामद की हैं। और राखी गढ़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए मार्ग, जल निकासी की जो प्रणाली है वह, और जो बारिश का पानी इकट्ठा करने का स्थान है, जो कांसे की कई धातुएं हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिली है। क्या क्या मिला स्टूडेंट्स? कि राखी गढ़ी में हमें लोगों के आने जाने के लिए जो मार्ग बने उनके विषय में, जल निकासी की प्रणाली के विषय में, जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए विशाल स्थान है, और जो धातु है कांसे की या और वे सारी चीज़ें हमें राखी गढ़ी से मिली है। गेहूँ, जौ, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं और कुछ चित्रकारी किए हुए मृत भांड भी मिले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या क्या मिला है। 2012 में रिपोर्ट तैयार की गई एशिया के विरासत स्थलों की, यानी राखी गढ़ी का उद्धार किया गया और वहाँ से तकरीबन 5000 साल पहले की जो वस्तुएं बरामद हुई हैं, उन वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें हैं कि जल निकासी की प्रणाली कैसी थी, वहाँ पे जल को इकट्ठा कैसे किया जाता था, कौन कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती थी, और धातुओं के साथ साथ गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, और कुछ बर्तनों पर चित्रकारी भी मिली है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका बिरडाना भारत के उत्तर राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। बिरडाना भारत के उत्तर राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल जो है वो किसको माना गया है? बिरडाना को। कौन माना गया है? HSC के अनुसार बिरडाना को ही सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। और यह नगर कहाँ पर है? बिरडाना सरस्वती नदी के किनारे पर है और इसका उत्खनन 2003-04 में शुरू किया गया था। यानी HSC के द्वारा
बिरडाना को ही प्रथम स्थल माना गया है और यह नगर सरस्वती नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन 2003-4 में शुरू किया गया था स्टूडेंट्स। बिरडाना भारत के उत्तर राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। यानी जो बिरडाना है वो फतेहाबाद जिले का छोटा सा गांव है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल HSC के अनुसार बिरडाना ही माना गया है और यह नगर सरस्वती नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन 2003 और 4 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कुणाल फतेहाबाद। सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव है कौन? कुणाल फतेहाबाद। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे पर बसा है। कुणाल फतेहाबाद के अंदर है। इसकी खोज 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई थी। यानी जो कुणाल फतेहाबाद के अंदर है वो सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इसकी खोज 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा पर की गई। यहाँ से हमें एक राजा का मुकुट मिला है जो सिंधु सभ्यता से पहले ही सभ्यता थी। यानी कि यहाँ से एक राजा का मुकुट मिला जो सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट है जो प्राप्त अवशेष 6000 वर्ष पुराने मनके मिले हैं। यहाँ से 6000 वर्ष पहले पुराने मनके मिले हैं। मछली का कांटा मिला है, तांबे की अंगूठियाँ, चपटी कुल्हाड़ी, 2 शाही मुकुट और सोने व चांदी की मोहरें। उल्टे वी आकार के बाण अगर प्राप्त भी यहाँ से किए गए हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स जो अवशेष यहाँ से मिले हैं 6000 वर्ष पुराने मनके मिले हैं, मछली का कांटा मिला है, तांबे की अंगूठियाँ मिली हैं, चपटी कुल्हाड़ी वो भी तांबे की है, 2 शाही मुकुट और सोने व चांदी की मोहरें मिली है। उल्टे वी आकार का एक बाण अगर भी यहाँ से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट आपका छठा स्थान है भगवानपुर और ये भगवानपुर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। भगवानपुर कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में है। तो भगवानपुर भी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। देखो स्टूडेंट्स आपने एक बात तो नोट की होगी कि सारे के सारे जो स्थान है वो सरस्वती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, उसके आसपास के हैं और इसकी खोज भी RS बिष्ट के द्वारा की गई 1975 से 76 के अंदर। यानी भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में है और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी खोज की गई थी RS बिष्ट के द्वारा। और कब की गई थी? 1975-76 में की गई थी। इसका उत्खनन जगदीश जोशी जो आपका GP जोशी के नाम से प्रसिद्ध है। जगदीश जोशी भगवानपुर कुरुक्षेत्र के अंदर इन्होंने खुदाई करके पता लगाया था। भगवानपुर जिले भगवानपुर के नाम से जाना जाता है और यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हकड़ा गग्गर चैनल के किनारे पर स्थित है। यानी कि यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हकड़ा गग्गर चैनल के किनारे पर स्थित है और चित्रित ग्रोवेसर आमतौर पर वैदिक लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स किसके साथ? वैदिक लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अवशेष कांच व तांबे की चूड़ियाँ। अवशेष की बात करते हैं तो कांच व तांबे की चूड़ियाँ हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष मिले हैं कालीबंगा राजस्थान से। चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान में, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मृदभांड उत्तर हड़प्पा कालीन है। जो मृदभांड यहाँ पर मिले गए हैं वो उत्तर हड़प्पा काल के हैं। मिथ्याथल का आपका भिवानी में। इसकी खोज 1967-68 में मिथ्याथल भिवानी के अंदर है और इसकी खोज 67-68 में डॉक्टर सूरजबान ने की थी। यहाँ पर अवशेष हड़प्पा सभ्यता से पहले के और बाद के भी और महाजन पद के समय के भी अवशेष मिले हैं। देखो मिथ्याथल आपका भिवानी के अंदर हो जाता है। इसकी खोज 67-68 में डॉक्टर सूरजबान के द्वारा की गई थी
और यहाँ पर अवशेष हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी और बाद के भी महाजन पद के समय से ही मिलते हैं। प्राप्त अवशेष गुप्तकालीन और कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, सोने चांदी की मोहरें, तांबे की कुल्हाड़ी, 2 भालों के साथ तांबे के 13 छल्ले। देखो क्या क्या है, 2 भालों के साथ तांबे के 13 छल्ले पूछे जा सकते। कितने छल्ले हैं? तो 13 छल्ले। मिट्टी और तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत की पिन। यानी क्या क्या विशेष मिला है? गुप्तकालीन और कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के, गुप्त काल के भी और कुषाण काल के भी। जो कनिष्क के समय चलाए गए सिक्के वो सारे मिले। समुद्र काल के सिक्के मिले, सोने और चांदी की मोहरें मिली, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, 2 भालों के साथ साथ तांबे के 13 छल्ले, 2 भालों के साथ साथ तांबे के 13 छल्ले, मिट्टी और तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत की पिन। ये सारे अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। फिर आपका फरमाना खास, फरमाना खास दक्षखेड़ा के अंदर है। फरमाना खास दक्षखेड़ा रोहतक। फरमाना खास दक्षखेड़ा कहाँ पर है? रोहतक में है। इसकी खोज डॉक्टर विवेक दागी के द्वारा की गई थी। यानी फरमाना खास दक्षखेड़ा की खोज डॉक्टर विवेक दागी ने की। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना गया है। यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना गया है। अवशेष की बात करते हैं तो यहाँ से कब्रिस्तान में 70 शव दफनाने का खुलासा किया गया है। यहाँ से कब्रिस्तान में 70 शव दफनाने का खुलासा किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनाउली के में दफन स्थल, जिसमें 116 कब्रें हैं। यहाँ से सेलखड़ी की 4 मोहरें, यानी कि सेलखड़ी से बनी हुई 4 मोहरें, नर का कंकाल और आभूषण भी प्राप्त हुए। कहाँ से? फरमाना खास दक्षखेड़ा रोहतक के अंदर। यहाँ से कब्रिस्तान में 70 शव दफनाने का खुलासा किया गया है कि यहाँ का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर 70 शवों को दफनाया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, उत्तर प्रदेश का बागपत जिले में सनाउली में दफन स्थल, कहाँ पर? सनाउली में दफन स्थल, जिसमें 16 कब्रें हैं। यहाँ से सेलखड़ी की 4 मोहरें और 4 नए कंकाल व आभूषण भी मिले हैं। दौलतपुर कुरुक्षेत्र, यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यह स्थान प्राचीन समय में चोटांग नदी के किनारे पर बसा हुआ था। नेक्स्ट है गिरावट रोहतक के अंदर स्टूडेंट्स। इसका उत्खनन 2006 में विवेक दांगी के द्वारा किया गया। जो आपका गिरावट है ये जगह रोहतक के अंदर है और इसका उत्खनन 2006 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? विवेक दांगी के द्वारा किया गया। और यहाँ से मृद बाण पकाने की 2 भट्टियाँ मिली हैं। बालू आपका कैथल के अंदर है और खोजकर्ता कौन है इसका? 1977 में डॉक्टर सूरजभान। बालू स्थान कहाँ है? कैथल में। खोजकर्ता 1977 डॉक्टर सूरजभान। प्राप्त अवशेष की बात करें, लाल व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन। प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? लाल व स्लेट रंग की मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स ऐतिहासिक काल के विषय में पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉइंट्स आपका हो जाता है कि ऐतिहासिक काल 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका वैदिक काल और वैदिक काल के बाद जो है वो उत्तर वैदिक काल। इतिहास 2 भागों में बांट दिया, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में हरियाणा को सब सिंधु के नाम से जाना गया। वैदिक काल में हरियाणा को सब सिंधु के नाम से जाना गया। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद ही है, जिसमें हरियाणा को क्या बोला गया है? रज हरियाणे कहा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद का जो वर्णन है वो 7वें मंडल में है। कौन से मंडल में स्टूडेंट्स? ऋग्वेद का वर्णन 7वें मंडल में है। और ऋग्वेद में 10 राज का युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अंदर 10 राज युद्ध हुआ है। 10 राज युद्ध जो है राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था।
10 राजाओं के बीच में लड़ने के कारण इसका नाम रख दिया 10 राज युद्ध। कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। और यह राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध को राजा सुदास ने जीत लिया। 10 राजाओं में मुख्य कौन सा था? विश्वामित्र जी थे। यानी कि सुदास और जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ वो युद्ध जीत लिया गया था राजा सुदास के द्वारा। और उन 10 राजाओं में सबसे फेमस कौन से थे? विश्वामित्र जी। नेक्स्ट है, यह युद्ध पुष्णी नदी जो रावी नदी के नाम से वर्तमान में, पुष्णी नदी रावी नदी वर्तमान में के किनारे पर लड़ा गया। यानी जो 10 राज का युद्ध था सुदास और 10 राजाओं के बीच में, वह युद्ध पुष्णी नदी जो रावी नदी है वर्तमान में के किनारे लड़ा गया था। आगे है, सुदास ने सब सिंधु प्रदेश में राज्य विस्तार कर लिया था। यानी जो सुदास राजा थे युद्ध को जीतने के बाद सब सिंधु प्रदेश में अपने राज्य का विस्तार वहां तक कर लिया था। यथावी ने अपने बड़े पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा का पैतृक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया था। देखो, यथावी ने अपने बड़े पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा का जो पैतृक राज्य है अपने बेटे पुरु को सौंप दिया गया। सुदास भरत वंश का अंतिम महान शासक था। सुदास भरत वंश का अंतिम महान शासक हुआ है। सुदास के बाद तुत्सु का पतन होने लगा था। सुदास के बाद किसका पतन होने लगा था? तुत्सु का पतन होने लगा था। स्टूडेंट्स, जो हारे हुए राजा थे, तुत्सु जो हारे राजा थे, उनमें राजा पुरु भी था। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने पौरव या पुरु वंश की, राजा पुरु ने पुरु वंश की नींव डाली थी। यानी जो स्टूडेंट्स 10 राजा हारे थे, उन हारे हुए राजा में से राजा पुरु भी थे। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने पौरव या पुरु वंश की नींव डाली थी। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में की जाती है। शकुंतला का पुत्र भरत की गणना जो है 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था, क्योंकि इसके बचपन में ही बड़े बड़े राक्षस और दानव और सिंहों का सभी का दमन किया गया था और अन्य समस्त वन्य और पर्वतीय वस्तुओं को भी सहज ही परास्त करके अपने अधीन कर लिया करते थे। यानी स्टूडेंट्स, पुरु वंश के राजा दुष्यंत, पुरु वंश का राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भरत भारत पड़ा, क्योंकि इसके बचपन में ही बड़े बड़े जो राक्षस थे, दानव थे और जो सिंह थे, उन सभी का क्या किया गया था? दमन किया गया था स्टूडेंट्स। और अन्य समस्त वन्य पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही परास्त करके अपने अधीन कर लिया गया। राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। जब भरत जी को राज्य का पद मिला, राज्य में राजा का पद मिला, तो उन्होंने राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया। प्रतिष्ठान के स्थान पर हस्तिनापुर उन्होंने हस्तिनापुर को भी राजधानी बनाया और भरत का विवाह विदर्भ राज की 3 कन्याओं से हो गया। भरत का विवाह किसके साथ हुआ? विदर्भ राज की 3 कन्याओं के साथ हुआ। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को सीता, देखो उत्तर वैदिक काल की ओर ही है, जो वैदिक काल के बाद आया था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा बोला गया और जो हल के द्वारा रेखा खींची गई उसको सीता कहा गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार भी किया और प्रतिष्ठान के स्थान पर हस्तिनापुर को, याद करने की बात है कि प्रतिष्ठान के स्थान पर हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। फिर भरत का विवाह विदर्भराज, ये नाम भी आप याद रखना है, 3 कन्याएं किसकी थी? विदर्भराज राजा की थी। इससे भरत का विवाह हुआ और उत्तर वैदिक काल में जो हल होता है, हल का नाम रखा गया सिरा और जो हल के द्वारा रेखा खींची गई उस रेखा का नाम रखा गया सीता। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो काल है अवशेष है, नाम क्या पड़ा हरियाणा का,
क्यों पढ़ा, ये सारी बातें हम वीडियो में कर चुके हैं। कल हम महाभारत के विषय में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।